Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today the another subtopic of the chapter probability, that is the axiomatic approach to the probability. अब हम बात करेंगे probability पे axiomatic approach की, जिसका मतलब क्या है कि कुछ axioms हैं जो हमें follow करने पड़ेंगे probability के questions को sort out करने के लिए. So let's just start with the axiomatic approach. वो हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज probability function. What is the meaning of a probability function? उसमें हमारे पास क्या है? Let S हमारे पास कोई भी sample space है जिसमें W1, W2 and so goes on Wn जो हमारे पास कोई भी elementary events है वो हमारे पास आ रहे हैं. आगे देखते हैं be the sample space associated to a random experiment जो किसी random experiment से related है. Then a function P which assigns every event A is nothing but a subset of S to a unique non-negative real number. Probability of A is called as the probability function. तो ध्यान से देख लो यहाँ पर probability function क्या है? It is nothing but a function P जो ये चीज assign कर रहा है कि जो event A उठाया गया है, सबसे पहली चीज वो sample space का subset होगा और उसकी जो probability find out की जाएगी तो वो एक definitely negative real number जो है वो non-negative real number होगा. Negative नहीं हो सकता, non-negative real number होगा, क्योंकि probability में हम कभी भी नेगेटिव वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो probability फंक्शन है वो एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहली चीज ये असाइन करेगा कि जो इवेंट उठाया गया है वो सैंपल स्पेस का सबसेट होना चाहिए और जब उस पर probability लगाई जाएगी तो जो आंसर आएगा वो एक यूनिक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हमारे पास आ जाएगा. अच्छा, फर्दर देखते हैं. एंड इज कॉल्ड एज, उसे हम क्या बोल देंगे? पीए को हम क्या बोल देंगे? इट विल बी कॉल्ड एज द probability फंक्शन इफ द फॉलोइंग होल्ड्स. अगर कुछ जो एक्सियम्स हैं वो होल्ड करेंगे तो ही. अच्छा, तो सबसे पहला एक्सियम है जो हमारे पास क्या है? फर्स्ट एक्सियम कि हर एक जो इवेंट है, जो सैंपल पॉइंट हमारे पास है सैंपल स्पेस के अंदर, उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चे हमेशा 0 से 1 के विद इन ही लाई करेगी. वो इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होनी चाहिए. तो पहला रूल हमारे पास ये है कि सैंपल स्पेस के अंदर जो भी इवेंट्स हमारे पास W1, W2, W3 एंड सो गोज ऑन होंगे, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के विद इन ही लाई करेगी. इससे ज्यादा, इससे कम नहीं हो सकती है. फर्दर सेकंड एक्सियम हमारे पास क्या है? जो सैंपल स्पेस टोटल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास 1 होगी. तो ध्यान से देख लो, एक्सियम 1, एक्सियम 2. एक्सियम 1 मतलब सारे के सारे इवेंट्स जो हमारे पास सैंपल स्पेस से रिलेटेड है उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के विद इन होगी. सेकंड, सैंपल स्पेस की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी. थर्ड एक्सियम क्या है? कोई भी इवेंट ए जो है जो सबसेट है हमारे पास किसी भी पर्टिकुलर सैंपल स्पेस एस का, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस हम निकालेंगे तो वो बेसिकली क्या होगा? जितने भी सैंपल स्पेस के अंदर इवेंट्स थे W1, W2, W3 एंड सो गोज ऑन Wn, उसका समेशन दैट इज सम होगा. मतलब बेसिक क्या हो जाएगा? मैं इस चीज़ को और कैसे लिख सकती हूँ? हम यहाँ पर अच्छा सिग्मा में वैल्यूज दे सकते हैं कि के की वैल्यू 1 से लेकर n तक लाई कर रही है. तो बेसिक मैं यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम जो है s जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 सो गोज ऑन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W ऑफ n, क्योंकि n तक इवेंट्स हमारे पास थे. जहाँ पर जो PWK है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स WK जो यहाँ पे रिलेटेड थे, जहां पर k की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर n तक लाई कर रही है. तो ये जो 3 एक्सियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना. सबसे पहली चीज, जो भी इवेंट्स होंगे सैंपल स्पेस से रिलेटेड उनकी जो प्रोबेबिलिटी है बच्चे वो हमेशा 0 से 1 के विद इन लाई करेगी. इवन z कैन बी इंक्लूडेड, 1 कैन बी इंक्लूडेड, बट इट कांट बी लेस देन 0 और कांट बी मोर देन 1. दूसरी चीज, जो सैंपल स्पेस का सम टोटल होता है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी का 1 होता है. तीसरी चीज, सारे के सारे इंडिविजुअल इवेंट्स जो भी हमारे पास सैंपल स्पेस से रिलेटेड लाई करेंगे उन सबका जो सम होगा अगेन वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम के इक्वल होगा. और प्रोबेबिलिटी का सम होता है या फिर सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी होती है, इन प्रिसाइज बोलूं तो वो हमारे पास क्या होती है? 1 होती है. तो वो 1 के इक्वल होनी चाहिए. तो ये तीनों एक्सियम फॉलो होने चाहिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन के साथ, वो क्या कहता है? एक सैंपल स्पेस है हमारे पास जिसमें कुछ 6 इवेंट्स गिवन है. कहता है बी अ सैंपल स्पेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असाइन
असाइनमेंट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम आर वैलिड। वैलिड पूछ लिया गया। वैलिड का मतलब क्या है? वैलिड का मतलब है कि तीनों के तीनों एग्जीम्स जो हमने पीछे किए हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब ये जो हमारे पास इवेंट्स गिवन है या ये जो हमारे पास सैंपल स्पेस से रिलेटेड इवेंट्स की वैल्यूज गिवन है वो वैलिड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले के साथ। सबसे पहला हमारे पास क्या है, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है पहले इवेंट की वो है 1/6, दूसरे की है 1/6, थर्ड की 1/6। तो पहला एग्जीम क्या कहता था कि हर एक इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो पहली चीज तो ये फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज देख लो। फर्स्ट W1 की वैल्यू 1/6 है, 1/6 है, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, एंड ऑब्वियसली 1/6 जो है इट इज नथिंग बट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 बट लेस देन इज इक्वल टू 1। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है एग्जीम की। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द टोटल सैंपल स्पेस। मैं सेकंड और थर्ड को बच्चे यहाँ कंबाइन कर रही हूँ क्योंकि वो हम एक ही साथ कंबाइन करके लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सैंपल स्पेस है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। और प्रिसाइज बोले तो सेकंड और थर्ड को मैंने कंबाइन किया है, तो W1 W2 W3 प्लस W4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ W6 जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो क्या ये 1 के इक्वल आ रहा है? देखते हैं ध्यान से। 1/6 1/6 1/6 सबकी प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है 1/6, 1/6 प्लस 1/6, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास कितना बन गया? 6/6, मतलब 1 बन गया। बिल्कुल ये सेकंड को भी फॉलो कर रहा है, ये थर्ड को भी फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सेकंड और थर्ड दोनों को कंबाइन करके लिख दिया था। हेंस जो फर्स्ट है वो मेरे पास एक वैलिड स्टेटमेंट है। सो फर्स्ट वन इज वैलिड। सेकंड की बात करते हैं। सो सेकंड से स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड का सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। अभी हमने फर्स्ट के बारे में बात की थी। सेकंड है, सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट क्या था कि जो सारी वैल्यूज हैं वो 0 से 1 के विदिन लाई करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि सारी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के विदिन लाई कर रही है। 1/8 ठीक है, 0 से 1 के विदिन है। 2/3 1/3 1/3 माइनस ऑफ 1/4। अब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है वो हमारे फर्स्ट एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। फर्दर देखते हैं, W6 की प्रोबेबिलिटी -1/4 अगैन। इसका मतलब फिर से क्या चीज हो गई कि ये अगैन हमारे एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो मैं आगे जाऊंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पहले ही एक्सियम को ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो सेकंड और थर्ड को अगर करे चाहे ना करे, वो हमारा कोई अब उससे मतलब उस चीज में हम अब इंडल्ज नहीं होंगे। क्योंकि पहली चीज प्रोबेबिलिटी का जो रूल है ये उसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। वो ये था कि जो इवेंट्स है उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से 1 के विदिन होने चाहिए। तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब दिस इज नॉट वैलिड। तो ध्यान से देख लो, आपको हमेशा इसी तरीके से देखना होता है। अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, अगर सपोज करो ये सारे पॉजिटिव होते, 0 से 1 के विदिन लाई कर रहे होते, तो मैं सेकंड कॉन्सेप्ट में क्या देखती कि क्या इन सबका सम 1 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो अगेन इट इज वैलिड, अगर नहीं आ रहा होगा तो इट इज नॉट वैलिड। सम हमेशा 1 के इक्वल ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखना होता है यूजिंग द एक्सियम्स की जो प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू द सैंपल स्पेस और रिलेटेड टू द इवेंट है वो इस तरीके से एक्सियम्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मैंने एक्सियम से रिलेटेड इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया है। फर्दर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स, अगर हमारे पास कोई भी n एलिमेंट्री इवेंट्स हो दैट आर एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो जहां पर m आर द फेवरेबल नंबर ऑफ द इवेंट्स, m हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ द इवेंट्स। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हमने 10th क्लास में पढ़ा है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स के बारे में। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और द अकरेंस ऑफ ए इज नथिंग बट डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड thus it is defined as the ratio m/n। याद है आपको किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम किस तरीके से निकाला करते थे, m/n, जिसका मतलब क्या होता है, फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। क्लास 10th में हम प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे किसी भी इवेंट की किस तरीके से, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहाँ पे मैंने m और n
से रेशियो रिप्रेजेंटेशन दी है। m का मतलब है फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स। तो ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम आगे फर्दर क्वेश्चन करेंगे। फर्दर आगे देखते हैं। नोट, स्पेशल नोट क्या है? सबसे पहली चीज अगेन, जो भी इवेंट होगा बच्चे वो हमेशा 0 से 1 के विद इन लाई करेगा ही करेगा। अगर यहाँ से आगे पीछे हो गया तो वो जो प्रोबेबिलिटी है वो डिफाइन नहीं होगी। सेकंड बात क्या है, हर एक जो इवेंट जो हमारे पास होगा या जो सैंपल स्पेस हम बोल सकते हैं, प्रिसाइज हम यहाँ ए ले लेते हैं क्योंकि आगे फर्दर हमें डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1 के इक्वल आ गया, उसका मतलब होगा ए इज कॉल्ड एज द सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट याद है, श्योर इवेंट पढ़ा था हमने, जिसकी अक्रेंस हमेशा श्योर होती है या पॉसिबल होती है। तो इसमें हमने क्या बोल दिया, अगर किसी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 के इक्वल आ गई तो ए को हम क्या बोल देंगे? सर्टेन इवेंट बोल देंगे। एंड ए इज कॉल्ड एज द इम्पॉसिबल इवेंट अगर ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के इक्वल आ गई। तो याद रख लो, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ गई तो उसे सर्टेन या श्योर बोलते हैं, और अगर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आ गई तो उसे इम्पॉसिबल बोलते हैं। थर्ड नोट हमारे पास क्या है, किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की ए कॉम्प्लीमेंट क्या था? नॉट ए, नेगेशन ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते थे इसे। इन दोनों का सम जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो ये जो 3 नोट है वो याद रख लीजिए कि पहली चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर 1 हो गया तो उसे सर्टेन बोलेंगे, श्योर बोलेंगे। अगर 0 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी तो उसे इम्पॉसिबल बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन ए और द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज नथिंग बट 1। फर्दर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑड्स इन फेवर। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। इट इज नथिंग बट अ रेशियो विच इज इन फेवर और अगेंस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या है। ऑड्स इन फेवर ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट, इट इज नथिंग बट डिफाइंड एज, उसे हम क्या बोलते हैं? सेम एज दैट ऑफ द फॉर्मूला जो अभी हमने पीछे किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट इसमें हम क्या बोल देते हैं? फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नॉन अकरेंस ऑफ ए। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नॉन अकरेंस ऑफ ए, जिसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसे बोलते हैं ऑड्स इन फेवर। अगर हमें कभी भी बोला जाए ऑड्स इन फेवर ऑफ ए निकालो, उसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को डिवाइड कर दो किस चीज के साथ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए के साथ। अच्छा, ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब है द ऑड्स इन अगेंस्ट इट एग्जिस्ट टू और इट इज डिफाइंड एज नॉन अकरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स। नॉन अकरेंस ऑफ ए डिवाइडेड बाय फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब इसी चीज का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऑड्स इन फेवर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली इन द टर्म ऑफ एनसीईआरटी व्यू बट कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देख लो, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या है, ऑड्स इन अगेंस्ट का मतलब क्या है, इनका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, फर्दर चलते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन अ टॉस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन। सबसे पहले कहता है आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की? गेटिंग अ हेड इन अ टॉस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो हमें बोला गया है एक अनबायस्ड कॉइन है, तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस बना लेते हैं। एक कॉइन है, उसमें 2 ही पॉसिबल आउटकम हो सकती है, हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, क्योंकि एक ही कॉइन को हमने टॉस किया है तो इधर हेड हो सकता है इधर टेल हो सकता है। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो लेट कर लेते हैं। ए का मतलब है गेटिंग अ हेड। ए इवेंट हमने जो फेवरेबल है हमारा वो है गेटिंग अ हेड, तो हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा? फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। देखो मैं फॉर्मूला का यूज कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अच्छा, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब क्या है कि मेरे फेवर में जो सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट है वो कितने हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, ध्यान से देख लो, हेड सैंपल स्पेस में कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक ही बार आ रहा है। इसका मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक, मतलब गेटिंग अ हेड मतलब सिर्फ एक ही हेड आ रहा है भाई इसमें। देखो ध्यान से, एक ही हेड है तो एक ही हमारे पास केस है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इवेंट्स है? देयर आर
तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, एक हेड है और एक टेल है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 2 हो गए। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड वो मेरे पास कितना आ गया, 1/2 आ गया। सो दिस इज नथिंग बट आवर आंसर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझसे पूछा जाता गेटिंग अ टेल, तो उसका आंसर भी मेरे पास क्या हो जाता, 1/2, क्योंकि टेल जो है सैंपल स्पेस में 1 टाइम आ रहा है, दैट इज इन माय फेवर, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास जो सैंपल पॉइंट थे वो थे 2। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन था। फर्दर आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इन अ साइमल्टेनियस टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। अच्छा, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, मतलब सैंपल स्पेस हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी, स्टार्ट करते हैं सैंपल स्पेस बनाने से। तो सबसे पहली चीज सैंपल स्पेस क्या बनेगी, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। तो 4 सैंपल पॉइंट्स हमारे पास आ गए 2 कॉइन्स को टॉस करने पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं कि जो ए इवेंट है वो हमारे पास क्या है, गेटिंग 2 हेड्स है। अच्छा, गेटिंग 2 हेड्स का मतलब क्या हो जाएगा, फटाफट से जरा सैंपल स्पेस में से 2 हेड्स निकाल लेते हैं। 2 हेड्स मतलब सिर्फ एक ही है, दैट इज HH। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगैन, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, ध्यान से देख लो। फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स में सिर्फ एक ही केस आ रहा है, दैट इज HH, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो आंसर क्या हो गया, 1/4। हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 1/4। तो देखो पहले का आंसर मेरे पास ये आ गया। अच्छा, फर्दर देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट इज एग्जैक्टली 1 हेड है, तो मैं लेट कर लेती हूँ बी इवेंट है, दैट इज एग्जैक्टली 1 हेड। एग्जैक्टली का मतलब क्या है कि सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। अच्छा, एक ही हेड वाले कौन कौन से हैं, मैं हेड हेड नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उसमें 2 हेड है, हेड टेल हो गया और टेल हेड हो गया। सो एग्जैक्टली 1 हेड का मतलब यही हो गया। फर्दर देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो फेवर में मेरी कितने हैं, ध्यान से देखो, फेवर में मेरी 2 हैं, हेड टेल है और टेल हेड है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 4। तो आंसर मेरे पास कितना हो गया, 1/2, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट 1/2। तो देखो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मैंने क्वेश्चन को किस तरीके से किया है। पहले मैंने मेरे फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स को लेट किया है, क्योंकि हमेशा लेट करके ही आपको करना होता है। इवेंट आपको अपनी मर्जी से बनाना होता है, आप कोई भी ले सकते हो, इधर ए इधर बी। उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग द सेम फॉर्मूला जो मैंने पीछे लिखा था, दैट इज फेवरेबल नंबर ऑफ द इवेंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। फर्दर आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर selected at random will contain 53 Sundays। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है, हमें एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक लीप ईयर जो भी सिलेक्ट हमने किया है एट रैंडमली, उसमें 53 संडेज होने चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं लीप ईयर की। तो स्टार्ट करते हैं जरा इसके सॉल्यूशन के साथ। सबसे पहली चीज हमें लीप ईयर बोला है। अब हमें पता है कि एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं इन टोटल, जिसका मतलब होता है कि उसके अंदर हमारे पास 52 हमारे पास, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ओके, तो इसमें हमारे पास क्या चीज हो जाती है, 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ऑर्डिनरी में 1 डे एक्स्ट्रा होता है हमारे पास, 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसका मतलब है उसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब हमसे पूछा था 53 संडेज होने चाहिए। तो पहली चीज तो मुझे 52 संडे तक तो क्लियर है। क्यों? क्योंकि 52 वीक्स में 52 संडेज तो आएंगे ही आएंगे, हमें 53 संडेज बनाने हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सारी बात आ गई इन 2 दिनों के ऊपर। इसका मतलब मुझे इन 2 दिनों की सैंपल स्पेस बनानी है, क्योंकि मुझे 52 संडे तक की तो क्लैरिटी है कि 52 संडे लीप ईयर में जरूर आएंगे, बट मुझे सिर्फ 53 संडे की क्लैरिटी लेनी है, जिसके लिए मुझे सिर्फ इन 2 डेज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इन 2 डेज की सैंपल स्पेस बनाती हूँ फटाफट से। इन 2 डेज की सैंपल स्पेस मेरे पास क्या हो सकती है, ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, अगर 2 दिन है तो वो क्या क्या हो सकता है, वो संडे हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है। ठीक है, मैं सैंपल स्पेस बना रही हूँ, इट इज नथिंग बट अ सैंपल स्पेस बच्चे। ठीक है, ये मेरी सैंपल स्पेस बन रही है उन 2 दिनों की जो मेरे पास छूट गए हैं, जिनकी मुझे क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, सैंपल स्पेस मेरे पास क्या हो सकती है, एक संडे मंडे हो सकता है, सेकंड और क्या हो सकता है,
मंडे ट्यूसडे हो सकता है, सो लेट अस सपोज मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ। थर्ड मेरे पास क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है। फोर्थ वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है। और क्या हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, ठीक है। और फर्दर देखते हैं क्या हो सकता है, फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है। फर्दर सैटरडे हो सकता है और संडे हो सकता है। अब संडे मंडे लिखूंगी तो वो फिर से रिपीट हो जाएगा। तो देखो यही हमारे पास 7 सैंपल पॉइंट हो सकते हैं एक सैंपल स्पेस में। तो जो 2 दिनों की सैंपल स्पेस है वो मेरे पास यही हो सकती है फॉर 2 डेज, ठीक है। 2 डेज की सैंपल स्पेस देखो मेरे पास यही हो सकती है। मतलब टोटल कितने सैंपल पॉइंट आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। अब हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था 53 संडेज होनी चाहिए। मतलब मुझे सिर्फ संडेज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे संडे हमारे पास कहाँ कहाँ आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पे मेरे पास संडे आ रहा है और दूसरा मेरे पास संडे आ रहा है 7th पॉइंट पर। तो सो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो सैंपल स्पेस है मैंने यहाँ पे बना ली है। मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा जो बोला था उसके अकॉर्डिंग मुझे संडेज निकालने थे। तो 52 संडेज मुझे क्लियर थे। मुझे यहाँ पे सिर्फ संडेज 53rd संडे का पता करना था। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से निकल कर आ सकती है। तो सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, लेट ए हमारे पास यहाँ पे इवेंट हम बना लेते हैं किस चीज का, वो बना लेंगे 50, हमारे पास कितने बोला था 53 संडेज का। 53 संडेज का हम इवेंट बना लेते हैं। तो उसकी अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी तो वो हमारे पास हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लेना। 52 संडेज की क्लैरिटी थी, मुझे सिर्फ 53 संडे का निकालना था। तो मेरे पास टोटल सैंपल पॉइंट है 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर नथिंग बट 7। मुझे निकालने थे फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब संडे कहाँ कहाँ आ रहा है। तो एक यहाँ आ रहा था, एक यहाँ आ रहा था। तो ये टोटल कितने हैं मेरे पास 2। तो मेरे पास फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आर 2, हेंस probability of getting 53 Sundays in a leap year is nothing but 2/7। तो मेरा आंसर देखो वो क्या आ गया 2/7, क्योंकि मुझे 53 संडेज निकालने थे। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं जिसमें 52 वीक्स होते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। ऑर्डिनरी में सिर्फ एक ही दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन एक्स्ट्रा थे। तो मैंने उनके रिगार्डिंग सैंपल स्पेस बना ली क्योंकि मुझे सिर्फ 53 संडे की क्लैरिटी चाहिए थी। तो उसमें मैंने देखा कि मेरे पास 7 सैंपल पॉइंट्स आ गए। 7 सैंपल पॉइंट्स में से जो मेरे फेवरेबल थे वो सिर्फ 2 थे। मतलब जिसमें सिर्फ संडे आ रहा था वो सिर्फ 2 ही हमारे पास सैंपल पॉइंट थे, ईदर संडे मंडे और ईदर सैटरडे एंड संडे। तो मेरा आंसर क्या हो गया 2/7 हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से किए हैं, दैट आर बेस्ड ऑन द एक्सियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एंड यस, अगर कोई भी डाउट होगा तो अनफोल्ड के वेबसाइट पे जाके आस्क योर डाउट सेक्शन पे अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।